स्वागत है। आज हम लूसेंट का हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला बेसिकली होता क्या है वो हम देखेंगे आज, और हिंदी भाषा के बारे में सीखते हैं। तो एक वर्णमाला जो होता है वो भाषा का कोई भी सबसे छोटा से छोटा इकाई जो कहलाता है वो वर्णमाला कहलाता है। तो भाषा का स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला जो सबसे छोटी इकाई है जिसे ध्वनि बोलते हैं उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला बेसिकली इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित रूप से समूह होता है। तो वर्णमाला जो व्यवस्थित रूप से समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे मानक हिंदी मतलब जो स्टैंडर्ड हमारा हिंदी होता है उसके हिसाब से कितने वर्णमाला होते हैं। तो वर्णमाला बेसिकली हमारे दो तरीके के रहते हैं। एक तो होता है हमारा उच्चारण के हिसाब से हम बांटेंगे, जैसे हम उच्चारण करते हैं उस हिसाब से, और दूसरा जब लेखन में आते हैं विभिन्न प्रकार के, जब लेखनी कार्य किया जाता है तो उसके हिसाब से वर्ण कितने होते हैं। तो मानक हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली। तो मानक हिंदी में जो है वो वर्णों की संख्या जो है आपकी मानक हिंदी में उच्चारण के हिसाब से 45 होते हैं और लेखन के हिसाब से 52 होते हैं। 45 जब होते हैं तो उसमें 10 स्वर होते हैं। इसमें आहा और ऋषि को नहीं जोड़ा जाता है। आहा और आपके ऋषि जो है उसको नहीं जोड़ा जाता है। और 35 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो हमारे लेखन के हिसाब से आप हिंदी के वर्णमाला में देखोगे तो इसमें कुल मिलाकर के आपके 52 वर्ण होते हैं। कैसे 13 स्वर हो जाते हैं इसमें, आहा और री को जोड़ोगे तो 13 आपके स्वर हो जाएंगे। और इसमें 35 जो होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रवण का श्र। ये जो होता है 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर जो होता है कौन कौन से होते हैं। 13 जो स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। तो 13 जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई, बड़ा ई, ऊ, ऋषिक री, ए, ओ, औ, आहा। तो ये 13 जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं हिंदी में। और ये जो है हमारे 53 वर्ण हैं। 53 व्यंजन है। 53 व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो 53 व्यंजन हमारे कौन कौन से हो जाते हैं। इसमें जो है हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि क वर्ग के बारे में बात करते हैं तो इसमें होता है हमारा क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। वैसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और बाण का अणा। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म। तो ये तो 25 हुए हमारे। तो 2 द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन कैसे? ये डमरू का ढ जैसे दिखता है लेकिन इसको अड़ा बोलते हैं, और ये ढक्कन की ढ जैसे दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं अढ़ा बोलते हैं। तो इसको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। वैसे ही हमारे जो होते हैं वर्ग के अलावा अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, जिसको यर अलावा बोलते हैं। तो 4 ये हो गए, 25 और 2 27 और 4 31 हो गए। वैसे ही उष्ण वर्ण, उष्ण व्यंजन या फिर उष्ण वर्ण जो होता है हमारे वो हो जाते हैं हमारे ये स, ह। कितने हो गए? तो ये हो गए 25, 2 37, 4 31 और 4 35। ठीक है, ये 35 हो गए हमारे। उष्ण वर्ण या उष्ण व्यंजन हमारे स होते हैं, और अंतस्थ जो यर ल वह होते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है ऐसा दिखता है। जैसे कि आधा क और ये षटकोण का स से मिलकर के बनता है आपका अक्षा। हिंदी में भी हम अक्षा को कैसे लिखते हैं? KSH, ये होता है अक्षा। वैसे ही तरह को भी हम हिंदी में आधा त और र मिल करके तरह लिखते हैं। इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? तरह को TRA लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तरह। वैसे ही ज्ञ को आप कैसे लिखते हो? ग को हिंदी में लिखते हैं ज प्लस इया लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? GYA, ये होता है ज्ञ। तो ये संयुक्त व्यंजन है। वैसे ही स्र जब आपको लिखना रहता है तो CSHR, ये होता है स्र। ठीक है। वैसे ही जब हिंदी में आप इस स्र को लिखोगे तो आधा स और र मिल करके स्र बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं, विदेशों से आए हैं, उन ध्वनियों के बारे में भी बात करते हैं। तो अरबी और फारसी में जो है ये तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कुछ आए हुए हैं, जिसमें जो हमारे वर्ण हैं उसके नीचे में
एक छोटा सा बिंदी लगता है जिसको नुक्ता वाले या फिर तल बिंदु कहा जाता है। अंग्रेजी से एक और शब्द आया हुआ है जो है ये जो होता है वो अंग्रेजी से वर्ण आया हुआ है। अब हमने देख लिया हमारे वर्णमाला को। हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 13 हमारे स्वर होते हैं और 35 हमारे जो होते हैं व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे 53 वर्ण होते हैं। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण और लेखन के आधार पर तो सबसे उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो उच्चारण के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला में 47 जिसमें से 10 स्वर अम आह को छोड़ करके और 37 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन जैसे ज और फ जो है इस प्रकार से होते हैं। कुल मिलाकर के 47 हो जाते हैं। उसमें एकल व्यंजन नहीं होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको अभी उतना नहीं फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वर्ण हो गए। तो हमारे वर्ण में हमने देखा 13 स्वर होते हैं और हमारे 35 जो होते हैं व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारे पूरा वर्णमाला कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हमारे स्वर जो होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हमारे जो वर्ण हैं वर्णमाला के, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। ये स्वर स्टैंडर्ड रूप से 13 मानी गई है। अब इसमें केवल 10 को ही स्वर अभी हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन 3 और स्वर जो होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे 10 स्वर हो गए। इसके अलावा 3 और स्वर होते हैं री, अम, अह। ये जो है ऊपर हम देखते हैं। तो इस प्रकार से 13 हमारे स्वर होते हैं। अब ये हमारे जो स्वर जो होते हैं वो हमारे मुख में अलग अलग जगहों से उच्चारण होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर वो भी हम देखेंगे। अभी हम लोग मात्रा उच्चारण काल के आधार पर देखते हैं। अगर किसी स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगता है तो उसको हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, तो कम समय लगता है तो उसको ह्रस्व स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारे 3 जो वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं। 3 वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं वो हम देखते हैं अभी। 3 वर्ण अ, ई और उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वैसे ही हमारे दीर्घ स्वर जो होते हैं वो आ जाते हैं आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, और आ। ये हमारे जो होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। प्लुत स्वर कहते हैं जिसको उच्चारण में और अधिक समय लगता है, अधिक से भी ज़्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि जब आप राम ऐसा बोलोगे नाटकीय संवाद में, हे राम, तो र आ को आप जो है ज़्यादा लंबा कर रहे हो तो उस समय वो र जो है हमारा प्लुत स्वर कहलाएगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पे हम लोग, अगर हमारे जीभ के मुख के अग्रभाग से कोई स्वर उच्चारण होता है जिसमें ई, ए, तो इसको हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य भाग से उच्चारण होता है जैसे कि अ, मध्य भाग से उच्चारण होता है तो ये मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर हमारे मुख के जिह्वा के पश्चिम भाग से उच्चारण होता है आ, उ, औ और आ, तो ये सब हमारा पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है। मुख द्वार के हिसाब से, मुख द्वार मतलब हमारे जो पूरा मुंह है, हमारा जो मुख विवर है उसके खुलने के आधार पे, तो ओपन हमारा मुंह कैसे खुलता है, जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है तो इसको ओपन स्वर बोलते हैं, राइट। तो ओपन पूरा होता है किसको उच्चारण करने में, आ। अर्ध ओपन, हाफ ओपन कब होता है, जब अर्ध रूप से कब खुलता है, जब आप अ, ए, ओ, आ बोलते हो तब अर्ध मुख द्वार खुलता है, इसलिए अर्ध विवृत बोलते हैं। और अर्ध संवृत्त क्लोज, आधा क्लोज कैसे होता है हमारा मुंह, जब ए और ओ जब आप बोलोगे तो आपका मुंह जो है हाफ क्लोज होगा। पूरा क्लोज आपका मुंह कब होता है, जब ई, ऊ आप जब बोलते हो तो मुंह जो है पूरा क्लोज होता है, लगभग बंद हो जाता है मुख द्वार। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है विवृत ओपन। अर्ध ओपन में बड़ा आ, अर्ध ओपन में जो है आपका आ जाएगा अ, ए, औ और आ। अर्ध संवृत्त में हो जाएगा ए और ओ, संवृत्त में हो जाएगा आपका ई, ऊ। यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम और आगे देखेंगे कि कौन कौन से जो है मुख के कौन कौन से भाग से उच्चारण होता है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो है
वर्णों के उच्चारण स्थान। हमारा जो अभी हम पहले स्वर को देखते हैं, उसके बाद व्यंजनों का जो हमारा वर्ग है उसको याद कराना बहुत ईजी है। तो हम स्वरों के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। आ और अहा। और अहा जो होता है कंठ से उच्चारण होता है। कंठ जो है हमारे गर्दन के पास जो रहता है वो कंठ कहलाता है। और अहा का उच्चारण जो होता है कंठ को कंठ भी कहा जाता है। उसके बाद ई और बड़ा ई जो होता है उसको उच्चारण होता है तालु से। तो देख सकते हैं आप लोग इसका किस प्रकार से बन रहा है। इसका उच्चारण हो रहा है अ और आ का कंठ से, ई और ई का तालु से। उसके बाद जो है आपका ऊ और ऊ का ओठ से उच्चारण हो रहा है। उसके बाद ए जो है उसका उच्चारण हो रहा है कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। उसके बाद आपका जो है ओ और आ का उच्चारण हो रहा है कंठ ओष्ठ और कंठ से, ओष्ठ और कंठ से, ओष्ठ और या फिर कंठ और ओष्ठ से आप बोल सकते हो, कंठ और ओष्ठ से बोल सकते हो। उसके बाद जो है आपका जो जो है अम को उच्चारण होता है नासिका से। तो अम को उच्चारण तो नासिका से होता है। उसके बाद री का तो यहाँ पे फिलहाल मूर्धा से उत्पन्न होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। कैसे याद करोगे, के टी ओ, उसके बाद देखिए के टी, उसके बाद है के और ओ। तो के टी ओ आपको याद करना है। बेसिकली के टी ओ में दो शब्द आपको लेना है। कैसे लोगे आप, कंठ से जब उच्चारण के बारे में बात आएगा, कंठ से जब उच्चारण के बारे में बात आएगा तो कंठ में आपका के आया, के से उच्चारण के लिए हो जाएगा आपका अ और आ। एक चीज़ याद रखना है कि आहा का भी उच्चारण भी यहीं से होता है। दूसरा जो है आप तालु के बारे में बात करोगे तो आ और आ के बाद क्या आएगा, तो टी से उच्चारण होगा ई और बड़ा ई का। उसके बाद आपका ओ मतलब ओष्ठ से कहाँ का उच्चारण होगा, ऊ और बड़ा ऊ का। उसके बाद जब ए और ए का उच्चारण होना पड़ेगा तो के और टी मिलाकर मतलब कंठ और तालु से ए और ए का उच्चारण होगा। उसके बाद जब के और ओ मतलब कंठ और ओष्ठ से किसका हो जाएगा, ओ और औ का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, एम मतलब री होता है तो मूर्धा से री का उच्चारण होता है। इसके बाद अम का तो बहुत इजी है, ये जो है अनुनासिक ही है या नासिक, तो नासिका से इसका उच्चारण होगा। और जो हमारा हा है वो आ के जैसे दिख रहा है तो इसका भी उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। तो आपको स्वर पूरे याद हो गए कौन कौन से स्वर कहाँ से उच्चारण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। के टी ओ आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, के टी ओ याद रखोगे उस तो ये हो जाएगा ये जो है ई हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊ हो जाएगा। जब ए आपको ए में जाना रहेगा तो के टी हो जाएगा, ए में ओ में जाना रहेगा तो के ओ हो जाएगा। री में जाना रहेगा तो री जो है एम हो जाएगा मतलब मूर्धन्य हो जाएगा। और आपका आहा जो है किसके जैसा है, तो वो तो कंठ के जैसा ही है और नासिका से अम का उच्चारण हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरीके से इन सबको उच्चारण, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद करना है। ओठों की स्थिति के आधार पर ये जो है कैसे उच्चारण होता है, तो आवृतमुखी, आवृत मतलब हमने देखा था, आवृत मतलब होता है ओपन। कैसे ओपन रहेगा, आ ई ए। वही जो अर्ध आवृत और ओपन आवृत जो भी आ रहा था तो दोनों मिलाकर के जो हमारा आवृत हो गया, और ये दोनों मिलाकर के क्लोज वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, संवृत हो जाएगा। बस इसने यहाँ पे वही लिखा है, अवृतमुखी अविवृतमुखी। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, हवा जो है नाक और मुंह में निकलने के हिसाब से कैसे उसका उच्चारण होता है। तो अगर हा इन सब का मात्रा आ रहा है तो वो जो है आपका अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, ये वाला। और निरनुनासिक स्वर अगर ये नहीं आ रहा है, अहा वाला जो मात्रा नहीं आ रहा है तो निरनुनासिक हो जाएगा। घोष के आधार पर स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, और स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनि उत्पन्न होता है। सभी स्वर बेसिकली स्वघोष होते हैं क्योंकि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और हमारे जो है श्वास तंत्र से उत्पन्न होकर के वो सारे आते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो जो वर्ण जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकती है, जो स्वरों की सहायता से बेसिकली बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो है हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा हमारा जो स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बारे में हम लोगों ने देखा है कि व्यंजन में हमारे प्रमुख रूप से 33 व्यंजन माने जाते हैं। उसमें दो हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। द्विगुण मतलब ड के जैसा अड़ा, मतलब अड़ा हो जाएगा, और ढक्कन के ढ जैसा सड़ा हो जाएगा, तो ये दो हो जाते हैं। उसके अलावा अब इसमें जो है 35 हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हमने बताया था,
अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से हो गए। अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे, तो स्पर्श व्यंजन मतलब क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन का मतलब जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं। तो ये जितने भी हो रहे हैं ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मतलब जब हमारे फेफड़ों से जो है श्वास निकलता है तो वो हमारे कौन से स्थान को स्पर्श करते हुए निकलता है जब हम उसको उच्चारण करते हैं। तो इसमें आपको याद करने के लिए सिंपल है, KTMDO याद करोगे आप, KTMDO। उस समय भी हम लोग क्या याद कर रहे थे, KTO, राइट। उसके बाद KT, उसके बाद KO याद किए थे और M हमारा ऋषि का री था। तो यहाँ पे हमारा जो याद करने का तरीका रहेगा वो रहेगा KTM 2, DO KTM 2, या उसको याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा, देखो क वर्ग जब उच्चारण करोगे तो कंठ से मतलब के हो गया, च वर्ग जो है आपका तालव है मतलब टी हो गया, और ट वर्ग जो है आपका एम हो जाएगा, त वर्ग जो है डी मतलब दंत हो जाएगा, प वर्ग जो है ओ मतलब ओष्ठ हो जाएगा। अब स्पष्ट यहाँ पे है कि स्पर्श के पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है, पीछे से आगे की ओर जाने का एक क्रम है। तो इस तरीके से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आप नीचे से आ रहे हो ना, कंठ के बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर आपका ओठ आ गया, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में। इस प्रकार से आप देखोगे। अब आपको यहाँ पे याद करने लायक चीज़ जो है वो आपको मिलेगा अघोष, ठीक है। अघोष अल्पप्राण और सघोष अल्पप्राण। तो अल्पप्राण जहाँ पे आता है तो अल्पप्राण का एक ट्रिक है। अल्पप्राण जो होता है 1 और 3 जो होता है, हर वर्ग के पहले और तीसरे वाला जो रहता है आपका अल्पप्राण कहलाएंगे। अघोष में जो इम्पोर्टेंट ये है कि अघोष प्रथम 2 वर्ण जो होते हैं, कोई भी वर्ग के प्रथम 2 वर्ण अघोष क्या होते हैं, प्रथम 2 वर्ण जो होते हैं आपके अघोष रहते हैं। सघोष जो होते हैं अंतिम 3 वर्ण, सघोष हो जाएगा आपका, सघोष अंतिम 3 वर्ण जो है आपके सघोष हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखना आप, अघोष मतलब होता है 13, अघोष मतलब होता है 12 और सघोष मतलब होता है 2, 3, 4, ठीक है। इजी है। अल्पप्राण का सिंपल ट्रिक था, अल्पप्राण 13 होता है मतलब 1 और 3, महाप्राण जो होता है 2, 4 और 5 होते हैं, ठीक है। बहुत इजी था यहाँ पे इस चीज़ को समझना। अब देख सकते हैं आप, मैंने बता दिया था कि क वर्ग जो है कंठ से होता है मतलब के, और क च वर्ग जो होता है टी से, एम वाला मूर्धा से त वर्ग, डी से त वर्ग और ओ से ये वाला वर्ग। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको याद करने में, प्रश्न जब आएगा तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से इसको बता दिया है दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब हमने देखा है, अभी हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन हमारे फेफड़ों से जब निकलता है और कौन कौन से भाग को स्पर्श करते हुए निकलता है उस हिसाब से हम उसको स्पर्श व्यंजन, उसमें हम लोग कंठ, तालु, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ हो गया, इस तरीके से हमने उसको बांट रखा था। अंतस्थ व्यंजन भी यही हो जाएगा। आप अब थोड़ा सा देखोगे इसको, सघोष अल्पप्राण कौन सा होता है बोला। अब यहाँ पे हमारा बात आता है, तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य और व जो होता है कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, अर्ध स्वर कहलाता है। र को लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ कर स्पर्श करे तो इसको लुंठित व्यंजन, इसको पार्श्विक व्यंजक जो होता है ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। ये सब क्वेश्चन हम उस तरफ देखेंगे इसलिए। तो र को लुंठित व्यंजन या और व को अर्ध स्वर व्यंजन बोला जाता है, और ल को जो होता है पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। उष्ण या संघर्षी, देखो दो चीज़ें यहाँ पे, उष्ण और संघर्षी व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो उष्ण या फिर संघर्षी व्यंजन जो होता है इसमें स ह ये तीनों आते हैं, स ह तीनों आते हैं। अंतस्थ वाला जो होता है वो सघोष होता है और अल्पप्राण होते हैं, अंतस्थ वाला सघोष और अल्पप्राण होते हैं। और ये जो होते हैं हमारा अघोष और महाप्राण होते हैं। ये जो हमारा उष्ण या स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो अघोष और महाप्राण होते हैं, ठीक है। देखो स का उच्चारण होता है तालु से, स का मूर्धा से, और इसका जो है मसूड़ा से उच्चारण होता है स का, और इसका जो है कंठ के भीतर स्थित से। अड़ा जो होता है सघोष अल्पप्राण होता है, और अड़ा जो होता है सघोष महाप्राण होता है, ठीक है। आयोग वाह जो होता है, अम और आह को अयोग वाह कहा जाता है। ये अम और आह की जो मात्रा है उसको आयोग वाह बोला जाता है।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। तो कुछ प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। तो हम क्वेश्चंस दोस्तों दूसरे वाले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।